डेटा सेंटर थीम में पिछले कुछ महीनों में इतना पैसा आया है कि जो भी स्टॉक इस थीम से जुड़ा है वो ऑलरेडी री रेट हो चुका है। कमिंस इंडिया अभी 66 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। नेट वेब टेक्नोलॉजीज 116 के पीई पर है। मतलब मार्केट ने अगले 5 से 7 साल की ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इन कर दी है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी कंपनी में लेट एंटर करते हैं जो ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आने पर भी स्टॉक 20 से 25% तक गिर सकता है बिना किसी जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम, सिर्फ इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच थी और कोई मार्जिन और सेफ्टी ही नहीं बचा था। इसीलिए आज हम वही थीम लेंगे, इंडिया का डेटा सेंटर बूम, लेकिन एक डिफरेंट लेंस से देखेंगे। हम दो कंपनीज देखेंगे जो इस वेव का फायदा तो उठा रही हैं, लेकिन जिनकी वैल्यूएशन अभी जेन्युइनली रीजनेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटोर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। जो भी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो काफ़ी डीप रिसर्च के बाद प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टॉक्स के नाम पर जाने से पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए, रीजनेबल पीई का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक चीप है या गारंटीड रिटर्न देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए जो प्राइस आप पे कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली कम स्ट्रेस्ड है। रिस्क फिर भी रहता है, एग्जीक्यूशन रिस्क, कंपटीशन रिस्क, और ये भी रिस्क है कि डेटा सेंटर थीम खुद ही ओवर हाइप निकल सकती है अगर एक्चुअल केपेक्स स्लो हो जाए। तो ये दोनों स्टॉक्स श्योर शॉट नहीं है और ना ही ये दोनों स्टॉक्स कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ वो स्टॉक हैं जो कंपैरेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको ऑफर कर रहे हैं इस लार्ज डेटा सेंटर थीम के अंडर। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सबसे पहले स्टॉक पे, जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। ये कंपनी ओरिजिनली पावर ट्रांसमिशन ईपीसी में है। मतलब ये वो कंपनी है जो ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशंस बनाती है एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे क्लाइंट्स के लिए। लेकिन 2021 से ये कंपनी खुद डेटा सेंटर्स भी बिल्ड कर रही है और ऑपरेट कर रही है। मतलब ये सिर्फ एक सप्लायर नहीं, एक एसेट ओनर ऑपरेटर भी बन रही है। चलिए एक बार कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक अपना गुड़गांव एज डेटा सेंटर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है जो फुली सब्सक्राइब्ड है और पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन्स दे रहा है। नोएडा का एक और फैसिलिटी फेज 1 में है जो जल्द फुली ऑक्युपाइड होने का टारगेट है, और कोलकाता में एक नया डेटा सेंटर CY28 तक कमीशन होने वाला है। मैनेजमेंट का क्लियर टारगेट है अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को अगले कुछ सालों में 15 से 20 मेगावाट से बढ़ाकर 35 से 40 मेगावाट तक ले जाना। अब कंपनी के एक्चुअल नंबर्स देखते हैं और यही असली इंटरेस्टिंग पार्ट है। FY 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 34% बढ़कर 3252 करोड़ हो गया है FY 2025 के 2429 करोड़ से। नेट प्रॉफिट भी 26% बढ़कर 476 करोड़ पहुंच गया है। EPS 37.19 से 40.74। सुनने में ये बहुत क्लीन ग्रोथ स्टोरी लगती है, लेकिन एक चीज़ है जो हर कोई मिस कर जाएगा अगर सिर्फ हेडलाइन रेवेन्यू और प्रॉफिट्स देखें। एबिटा, जो कंपनी का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, FY 2026 में एक्चुअली गिरा है 499 करोड़ से 462 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% से 14% पर आ गए हैं। मतलब जितना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है उतना ही कॉस्ट भी ग्रो हुआ है। कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रेस हुई है। नेट प्रॉफिट इसीलिए बड़ा दिखा क्योंकि PBT 481 करोड़ से 600 करोड़ हुआ। ये ग्रोथ कोर ऑपरेशन से नहीं बल्कि अदर इनकम जैसी लाइन आइटम से आई लगती है, क्योंकि कंपनी के पास बैलेंस शीट पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। प्रॉफिट ग्रो हुआ है लेकिन कोर EPC प्लस डेटा सेंटर बिजनेस की मार्जिन अभी इंप्रूव नहीं हुई है। अब अगर हम बैलेंस शीट देखें तो वहां पे एक जेन्युइनली बुलिश सिग्नल है। फिक्स्ड एसेट FY 2025 में 70 करोड़ थे जो FY 2026 में 582 करोड़ हो गए, जबकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 442 करोड़ से घटकर 72 करोड़ रह गए। मतलब जो एसेट बिल्ड हो रहा था वर्क इन प्रोग्रेस की तरह, वो इस साल कैपिटलाइज हो गया है, रियल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, सिर्फ प्लान नहीं रहा।
इसको फंड करने के लिए कंपनी ने FY 2025 में 1630 करोड़ का इन्वेस्टिंग आउटफ्लो किया, जो 1175 करोड़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रेज किया। मतलब एक जेन्युइन केपेक्स साइकिल चल रहा है, सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही है। अब अगर हम कंपनी का डेट टू इक्विटी देखें तो वो सिर्फ 0.01 है, प्रैक्टिकली डेट फ्री, लेकिन ROE भी सिर्फ 10.11% है, जो इस सेक्टर के हिसाब से मॉडेस्ट है। मतलब ये कंपनी अभी कैपिटल हैवी एक्सपेंशन फेज में है, जहां रिटर्न्स अभी पीक पे नहीं आए। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक अभी PE 25.03 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप 11,749 करोड़। ये कंफर्टेबली ट्रांसमिशन EPC पेयर्स की रेंज में है और डेटा सेंटर प्योर प्ले कंपनी से काफी सस्ता है। प्रोमोटर होल्डिंग भी रीएश्योरिंग है, 56.92% पे फ्लैट। सितंबर 2024 से लेकर जून 2026 तक कोई प्रमोटर सेलिंग नहीं हुई है, जो अच्छी बात है, लेकिन रिटेल होल्डिंग इसी पीरियड में 7.34% से बढ़कर 11.23% हो गया है। मतलब काफी रिटेल मनी ऑलरेडी इस स्टॉक में एंटर कर चुका है। अब यहाँ पर एक रिस्क डिस्क्लोजर जरूरी है। स्टॉक ने लास्ट एक साल में -34% रिटर्न दिया है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो कि 1575 से अभी 1010 पे है, जबकि 5 ईयर रिटर्न स्टॉक का 200% से ज़्यादा रहा है। मतलब एक शार्प यूफोरिया टू करेक्शन साइकिल ऑलरेडी हो चुका है। करंट PE स्टॉक का रीजनेबल दिख रहा है, पार्टली इसी करेक्शन की वजह से। अगर स्टॉक फिर से रीरेट होकर हाइस की तरफ जाता है तो रीजनेबल वैल्यूएशन का थीसिस भी उतना ही जल्दी खत्म हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है रेडिंगटन। ये कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये एक IT डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। कंप्यूटर्स, सर्वर्स, स्टोरेज, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और क्लाउड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करती है 300 से ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स के लिए। इंडिया के अलावा ये मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रेजेंट है। डेटा सेंटर एंगल यहाँ भी इनडायरेक्ट है लेकिन रियल है। जब भी कोई नया डेटा सेंटर बनता है, चाहे वो हाइपर स्केलर हो या इंटरप्राइज का, उसमें सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स लगता है, जो लार्जली डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही प्रोक्योर होता है। और जैसे जैसे क्लाउड एडॉप्शन बढ़ता है, रेडिंगटन का क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, जिसमें AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड शामिल है, कंपनी के लिए एक हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन एरिया बन रहा है, जबकि ट्रेडिशनल हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एक लोअर मार्जिन, लो वॉल्यूम बिजनेस है। अब अगर हम कंपनी के नंबर्स देखें तो FY 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़कर 1,19,347 करोड़ हो गया है। FY 2025 में ये 99,562 करोड़ था। एबिटा भी थोड़ा ग्रो हुआ है, 2,257 करोड़ से लगभग 2,400 करोड़। लेकिन यहाँ एक जेन्युइनली कंफ्यूजिंग चीज़ है जो ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना मैं चाहती हूँ। कंपनी का रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट FY 2026 में 1821 करोड़ से गिरकर 1284 करोड़ आ गया है, यानी रफली 30% की गिरावट, जबकि EPS सिर्फ 20.53 से 19.06 तक, मतलब सिर्फ 7% ही गिरा। ये मिसमैच इसलिए है क्योंकि रेडिंगटन के पास ओवरसीज सब्सिडरीज में सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट है और नेट प्रॉफिट का जो नंबर दिखता है उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा भी शामिल होता है, जबकि EPS सिर्फ पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर्स का एक्चुअल प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब है कि EPS नंबर जो वैल्यूएशन के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है वो उतना नहीं गिरा है जितना हेडलाइन नेट प्रॉफिट नंबर्स गिरे। अब क्योंकि हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है ऑन वैल्यूएशन बेसिस, तो एक बार कंपनी का PE देखते हैं। इस कंपनी का PE 16.43 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप 20,783 करोड़, जो टेक्नो इलेक्ट्रिक से भी सस्ते रेंज में है। बैलेंस शीट भी जेन्युइनली एसेट लाइट है, फिक्स्ड एसेट सिर्फ 666 करोड़ हैं, जबकि टोटल एसेट्स 33,839 करोड़, यानी कंपनी का कोर बिजनेस ही लो कैपेक्स, हाई टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ स्टोरी नहीं है। डेट टू इक्विटी कंपनी का सिर्फ 0.30 है और कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसिस्टेंटली कैश रिटर्न कर रही है शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी की काफ़ी हेल्दी है, 2.22%। एक स्ट्रक्चरल चीज जो यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है रेडिंगटन में प्रमोटर होल्डिंग 0% है सभी पीरियड्स में। ये कोई टिपिकल प्रमोटर ड्रिवन कंपनी नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है जहाँ FII होल्डिंग ही डोमिनेंट है।
अब चलिए कंपनी के रिस्क की बात करते हैं। अगर हम देखें तो कंपनी के मार्जिन स्ट्रक्चरली ही थिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% के आसपास हैं सालों से, और कंपनी का ग्रोथ मोस्टली वॉल्यूम ड्रिवन है, प्राइसिंग पावर ड्रिवन नहीं। स्टॉक ने लास्ट एक साल में -12% रिटर्न दिया है, जो टेक्नो इलेक्ट्रिक के -34% से काफ़ी सॉफर करेक्शन है। अगर कोई भी ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग स्लो डाउन आता है तो ये कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये थे हमारे दो स्टॉक जो डेटा सेंटर बूम के अंतर्गत आप नज़र में रख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों स्टॉक को एक साथ रखकर देखें तो टेक्नो इलेक्ट्रिक एक ईपीसी प्लस एसेट ओनर है जो अपनी ग्रोथ, ट्रांसमिशन और डेटा सेंटर दोनों से ले रहा है नियर जीरो डेट के साथ, और पिछले एक साल में इसने 34% का करेक्शन दिया है। इसलिए वैल्यूएशन जेन्युइनली कंपैरेटिवली सेनर है, लेकिन कोर एबिटा मार्जिन अभी इंप्रूव नहीं हुई है। दूसरी कंपनी रेडिंगटन एक डिफेंसिव लो मार्जिन लेकिन लो रिस्क तरीका है इसी थीम का एक्सपोजर लेने का। सबसे कम पीई के साथ और सबसे सॉफर करेक्शन के साथ, बिना सिंगल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हुए, लेकिन उसका प्रॉफिट लाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जो समझना जरूरी है। दोनों ही अपनी जगह इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोनों का रिस्क रिवॉर्ड जेन्युइनली अलग है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। एक चीज़ जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और वैल्यूएशन रीजनेबल होने का मतलब रिस्क फ्री नहीं होता। दोनों कंपनीज के अपने स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन रिस्क हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी इनसाइट्स अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.